Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. Welcome to this week's class of Current Affairs of Science and Technology. So let's have a look at the various issues that we'll be covering today. So first of all, we'll talk about Prime Minister Modi launches In-Space Association. So what is In-Space Association and ये हमारे को किस तरह से हेल्प करेगी इस बारे में डिस्कस करेंगे. Then we'll talk about the guidelines for central bank digital currencies. So यहाँ पर हम guidelines basically guidelines को डिस्कस नहीं करेंगे. We'll discuss what is central bank digital currency. ये central bank digital currencies क्या हैं, किस मैकेनिज्म पर, किस टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, राइट, और इनका बेनिफिट क्या होगा. Then we'll talk about the Perseverance rover जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं. So a very small news regarding NASA's Perseverance rover. Then we'll talk about NASA's Lucy mission, which is an asteroid hunter by NASA. So इसके बारे में अब इसका लॉन्च हो चुका है. So थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और गैदर करेंगे. Although we have already discussed it a number of times, right? Then we'll talk about expert panel clears Covaxin for emergency use in 2 to 18 age group. So Covaxin को emergency use approval मिल गया है. So Covaxin के बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और गैदर करेंगे. And in the end of this session, we'll have a couple of questions regarding this very session. So, कैसे prelim questions और कैसे mains question पूछे जा सकते हैं हम उन्हें भी discuss करेंगे. Right. So we start with the very first news, that is Prime Minister Modi launches Indian Space Association, which is a collective venture. ताकि सारी space industry, whether it's a private sector industry or it's a public sector industry, इकट्ठे मिलकर काम कर सकें. So Indian Space Association was recently formally launched by Prime Minister Modi. So it would be a premier industry association for space and satellite companies. राइट, अब इसके बहुत सारे फॉर्मिंग मेंबर्स भी हैं. कुछ मेंबर्स गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं और कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं. सो दिस वुड बी अ वेरी collective platform or a forum for the space industry where the Indian private sector and the government of India would come together ताकि नए वेंचर्स खोले जा सके और स्पेस इंडस्ट्री के एरेना में इंडिया कैन एक्सेल. राइट, सो द मेंबर्स हेयर बेसिकली दे विल बी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस एंड द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. सो बेसिकली हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि इंडिया स्पेस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बने. राइट, और हमारे जितनी भी हमारी नॉलेज है हम उसे यूज कर पाए, चाहे वो कैसा भी टैलेंट हो, फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर और फ्रॉम the public sector, they should work together. और वही फोरम प्रोवाइड करेगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन. Is that right? So members इंक्लूड करते हैं कुछ गवर्नमेंट बॉडीज लाइक इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, देन इन स्पेस के साथ क्लोजली काम करेगा ये. राइट, और इसके फाउंडर मेंबर्स में भारती एयरटेल, लार्सन एंड टोब्रो, नेल्को, देन देयर वुड बी OneWeb, मैप माई इंडिया. ये सभी प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट कंपनीज इकट्ठे काम करेंगी विद द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज के साथ मिलकर काम करेंगी. राइट, अब फंक्शंस क्या होंगे, बेसिकली ये एक ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे जहां पर फुलफिल किए जा सके गवर्नमेंट के विजन को. राइट, जो इसरो का विजन है उसके साथ मिलकर ये एक फोरम, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर कंपनीज. सो इट विल वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग ग्लोबल लिंकेज. साथ ही साथ हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट्स जो हमारी कंट्री को चाहिए टू एक्सेल इन द स्पेस इंडस्ट्री वो प्रोवाइड करेंगे, सो दैट वी आर एबल टू गेट मोर हाईली स्किलफुल जॉब्स. राइट, so this Indian Space Association will work towards building a global linkage for Indian space industry to bring in critical technology and investments. जो टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, हाईली स्किल्ड जॉब्स के लिए वो अवेलेबल कराए जा सके. राइट, सो जस्ट टू ensure that the space vision of ISRO is realized, इसी चीज के लिए प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर मिलके काम करेगा इन दिस इंडियन स्पेस एसोसिएशन. और सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ऑब्वियसली इंडिया हैज गॉट अ ग्रेट पोटेंशियल टू बिकम अ फ्रूगल सर्विस प्रोवाइडर. एक इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है इंडिया जब हम स्पेस इंडस्ट्री की बात करें. सो उसी विजन को ध्यान में रखते हुए इन स्पेस का इनॉग्रल किया गया. राइट, इसे लॉन्च किया गया. अब जितनी भी हमारी स्पेस या सैटेलाइट कंपनीज हैं वो क्या करना चाहती हैं, वाई आर वी इनटू सो मच ऑफ दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन. बेसिकली हम चाहते हैं हम
स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जस्ट लाइक द अदर कंपनी, जैसे स्टारलिंक की बात कर ले, हम बात कर ले OneWeb की, या कुपियर प्रोजेक्ट की बात करें। सो इन सभी प्रोजेक्ट्स के तरह ही हम भी स्पेस कम्युनिकेशन को, स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सो यही विजन लेकर इन स्पेस का इनॉग्रेशन किया गया, राइट। सो सेवरल इंडियन एंड इंटरनेशनल कंपनीज हैव बेट ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। वो बेटर है, फास्ट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है? सो ये हमारे जो ब्रॉडबैंड इंक्लूजन है, इसको इनको और बढ़ाएगा। इस एरिया में और ज्यादा हम बेटर कर पाएंगे। जहां पर हम रिस्ट्रिक्टेड एरियाज या फार फ्लंग या रिमोट एरियाज की बात करते हैं, जहां पे टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स पॉसिबल नहीं है, वहां पे हम स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को और बेहतर बना पाएंगे और वहां तक पहुंचा पाएंगे, राइट। सो इन स्पेस याद रखेंगे, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर फोरम, जो कि बेस्ड है हमारी कंप्लीट स्पेस इंडस्ट्री, जितने भी सैटेलाइट स्पेस कंपनीज हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। नो हाउ, टेक्नोलॉजी, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इस तरह से काम करेंगे ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन बेस्ड जो है, स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन को और बेटर कर पाए, राइट। बट इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस वही कि स्पेस में, ऑर्बिटल स्पेस में क्राउडिंग हो जाएगी। जहां स्पेस डेब्रिस की हम बात करते हैं, तो स्पेस डेब्रिस की जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाएगी विद द लॉन्चिंग ऑफ अ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स टू एंश्योर बेटर स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन। सो अगर स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है तो मोर ऑफ सैटेलाइट्स चाहिए। सो मोर ऑफ सैटेलाइट्स इन द स्पेस विल लीड टू ओवरक्राउडिंग एंड दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन स्पेस डेब्रिस। सो एवरी लिटिल स्टेप जहां पर हम एनहांसमेंट करना चाहते हैं, उसके कुछ चैलेंजेस या कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, राइट। सो ये इसके कुछ कंसर्न्स एंड चैलेंजेस हैं, बट एट द सेम टाइम इट वुड बी हेल्पफुल फॉर अस फॉर प्रोवाइडिंग more of and better of space-based communication network, even in the far-flung areas. Right? I move on to the next important news, which says G7 guidelines for central bank digital currencies. So finance leaders of the G7 countries, which includes US, UK, France, Germany, Italy, Japan. So इन सब ने मिलके कुछ guidelines set की हैं, right, for the central base bank digital currencies. राइट, कुछ बेसिकली 13 पॉलिसीज जो है, 13 गाइडलाइंस सेट की गई हैं। तो उन सभी गाइडलाइंस में से कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो कि क्रक्स है इसका, वो ध्यान रखेंगे आप। सो बेसिकली वो ये चाहते हैं कि एनी डिजिटल करेंसी, अगर हम आज क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे हैं, डिजिटल करेंसीज की बात कर रहे हैं, सो दे शुड बी इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक एंड दे मस्ट सपोर्ट एंड डू नो हार्म। किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे एग्जिस्टिंग बैंक स्टेबिलिटी को, ताकि वो अपने मॉनेटरी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लूज ना करें। सो ऑल द क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि अगर हम सेंट्रल बैंक जो है सपोर्ट करता है किसी भी डिजिटल करेंसी को, तो वो ये इंश्योर करेगी दैट इट डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द एग्जिस्टिंग बैंक स्टेबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हैम्पर नहीं करेगी। साइड बाय साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी डिजिटल करेंसी जिसको सेंट्रल बैंक सपोर्ट करता है, वो 3 इंपॉर्टेंट मापदंड जो है उन पर खरा उतरे। वो क्या? प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द यूजर्स डाटा। सो यूजर का डाटा जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करे और प्राइवेसी को पूरी इंपॉर्टेंस दे, राइट। सो जितने भी हमारे बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, अगर ये सपोर्ट करते हैं किसी भी डिजिटल करेंसी को, सो वो किसी भी तरीके से एग्जिस्टिंग बैंक स्टेबिलिटी को या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हैम्पर नहीं करेगा। सो बेसिकली एक CBDC या नेशनल डिजिटल करेंसी है क्या? सो इट इज बेसिकली अ डिजिटल फॉर्म ऑफ अ कंट्रीज फिएट करेंसी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करेंसी है उसकी डिजिटल फॉर्म है। सो ऑब्वियसली इट इज मच बेटर सपोर्टेड बाय द कंट्रीज सेंट्रल बैंक, राइट। उसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड है, बैकअप प्रोवाइडेड है। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग पेपर या मिंटिंग कॉइन्स, एक सेंट्रल बैंक इशू करता है इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स। And these tokens, the value of these tokens is backed by the full faith and credit of the government. जैसे हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, कोई फिएट करेंसी उन्हें सपोर्ट नहीं करती, बहुत अनस्टेबल है, राइज एंड फॉल बहुत ज्यादा रहता है। बट ऐसी नेशनल डिजिटल करेंसीज को सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारे नेशंस जो हैं दे आर टॉकिंग अबाउट, इवन इंडिया इज टॉकिंग अबाउट हैविंग अ नेशनल डिजिटल करेंसी। सो राइट, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना भी डिजिटल युआन चाहता है, राइट। सो बहुत सारे
कंट्रीज डिजिटल करेंसीज को चाहते हैं. एंड व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ सच डिजिटल करेंसीज? सो दिस डिजिटल करेंसी आज के एरा में जहां पर क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ट्रेडिंग हो रही है, राइट, और वो इतने अनस्टेबल हैं, वहां पर इनकी इंपॉर्टेंस ऑल द मोर ज्यादा हो जाती है. सो नीड क्या है? इट वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट वाइल एनेबलिंग रियल टाइम पेमेंट्स विदाउट एनी इंटरबैंक सेटलमेंट. कोई हेसल्स के बिना जो है इंटरबैंक सेटलमेंट्स हो जाएंगी एंड जो कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी. सो किसी भी करेंसी की कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, सॉर्टिंग, ये सब अवॉइड की जा सकती है. एंड एट द सेम टाइम द नीड फॉर इंटरबैंक सेटलमेंट वुड डिसअपीयर. सो सेंट्रल जो हमारी नेशनल करेंसीज हैं, नेशनल डिजिटल करेंसीज हैं, ये कॉस्ट को रिड्यूस करेंगी, बट एट द सेम टाइम दे मस्ट इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड द सेफ्टी ऑफ द यूजर्स डाटा, राइट. अब कुछ चैलेंजेस भी हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रोलिंग आउट ऑफ दीज नेशनल डिजिटल करेंसीज. अगर इंडिया जैसे कंट्री की बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं और हम इन्हें क्यों नहीं इतनी इजीली रोल आउट कर सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ पोटेंशियल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट. देन इंडिया जैसे कंट्री की अगर हम बात करें, देयर इज लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन द पॉपुलेशन. बहुत सारी पॉपुलेशन को इसको यूज करना डिजिटली लिटरेट नहीं है, राइट. देन देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल करेंसी क्रिएट्स वेरियस एसोसिएटेड चैलेंजेस सच एज इसकी रेगुलेशन, इसका ट्रैकिंग करना, टैक्सिंग करना, ये सब कुछ डिफिकल्ट है. एंड एट द सेम टाइम इट पोजेस अ ग्रेट थ्रेट टू द प्रिवेसी. सो तभी ये गाइडलाइंस ले डाउन की गई हैं सो दैट इन सभी चैलेंजेस को इंक्लूडिंग द प्राइवेसी पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसे हैंडल किया जा सके, राइट. अब हम बात करेंगे व्हेन वी कम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बेसिकली हमें समझना यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी नेशनल डिजिटल करेंसी या आज के टाइम में हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज के पीछे टेक्नोलॉजी जो काम करती है दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. Blockchain technology, as the name suggests, it consists of a number of blocks. They are present in a chain form. So basically blockchain technology है क्या? एक blockchain क्या है? So एक blockchain जो है वो है public digital ledger. एक ऐसा लेजर है जैसे पुराने टाइम अगर आप बैंक्स में बात करें, बड़े बड़े लेजर्स होते थे, उनके पास बड़े बड़ी बुक्स होती थी जिसमें उन्होंने सभी ट्रांजेक्शन्स को डाटा जो है वो रिटन फॉर्म में प्रेजेंट था. अब ऐसे ही यहाँ पर ब्लॉकचेन्स में ब्लॉक्स में जो है डिजिटल जो है डाटा प्रेजेंट है. सो दीज आर बेसिकली public digital ledger of transactions that records information in a way that it makes difficult to hack or alter. कुछ भी alteration करना जो है वो मुश्किल हो जाएगी. Secure way है when it comes to blockchain technology. So blockchain technology को अगर हमें समझना है तो हमें basically 3 terms समझनी बहुत जरूरी हैं और वो 3 terms क्या हैं? Blocks, nodes and miners. So थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. Blocks, अब किसी भी चेन में मल्टीपल ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं और हर ब्लॉक का एक कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं. ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सो अ ब्लॉक बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड अ 32 बिट होल नंबर कॉल्ड एज नंस. और जब भी कोई डाटा एंटर होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगी, कोई भी ब्लॉक इनिशिएट होगा तो रैंडमली एक 32 बिट होल नंबर जिसे हम नंस कहते हैं वो जनरेट हो जाएगा और ये नंस एसोसिएटेड होगा एक 256 बिट नंबर कॉल्ड एज हैश के साथ. ठीक जी. सो ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ डिजिटल डाटा. किसी भी ट्रांजैक्शन के शुरू होने पर एक ब्लॉक क्रिएट होता है और उसके अंदर प्रेजेंट है नंस एंड हैश. नंस इज अ 32 बिट होल नंबर एंड हैश जो कि एक पर्टिकुलर नंस के साथ ही एसोसिएटेड है, राइट. एंड दैट हैश इज अ 256 बिट होल नंबर. ठीक. जैसे ही फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द चेन क्रिएट होता है एक स्पेशल क्रिप्टोग्राफिक नंस और हैश जो है उसका एक लॉक एंड की वाला जो है कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है. ठीक जी. अब किसी भी ब्लॉक के अंदर अगर प्रीवियस कोई ट्रांजैक्शन हुई है सिर्फ उसी नंस और हैश कॉम्बिनेशन नहीं, प्रीवियस ट्रांजैक्शन का हैश भी एम्बेडेड है. अब सोचने की बात यह है कि माइनर्स जो हैं वो क्या करते हैं. माइनर्स क्रिएट न्यू ब्लॉक्स ऑन द चेन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज माइनिंग. अब किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर एवरी ब्लॉक हैज इट्स ओन यूनिक नंस एंड हैश एंड इट आल्सो हैज द रेफरेंसेस ऑफ द हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक इन दैट चेन. यानी कि एक चेंज किसी भी ब्लॉक में
सभी ब्लॉक्स को चेंज करेगा, राइट। पूरी चेन में एक ब्लॉक के अंदर अपने नंस हैश कॉम्बिनेशन के अलावा प्रीवियस हैश भी एम्बेडेड है। अब होगा क्या, जैसे मैंने बात की नंस है 32 बिट नंबर एंड हैश है 256 बिट नंबर, तो एक प्रॉपर नंस के साथ एक हैश एसोसिएटेड है और इसे माइन करना किसी भी माइनर के लिए डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि 4 बिलियन अप्रोक्सीमेटली कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं एंड टू वर्क आउट अ गोल्डन नंस, यानी कि एक प्रॉपर नंस हैश कॉम्बिनेशन जिसे हम गोल्डन नंस भी कहते हैं, उसे माइन आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। सो इस डिफिकल्टी की वजह से रूल आउट हो जाता है किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना किसी भी ब्लॉक में। सो ब्लॉक टेक्नोलॉजी बन जाती है बहुत ही सिक्योर। सो इज दैट फाइन, नंस क्या है, हैश क्या है, और नंस और हैश कॉम्बिनेशन जो है वो ऑल्टर करना, हैक करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। इट इज टाइम कंज्यूमिंग और ग्रेट कंप्यूटिंग पावर इज नीडेड फॉर दैट, राइट। सो देन वी कम टू नोड्स। नोड्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सो इट रेफर्स टू ऑल द डिजिटल डिवाइसेस जो कनेक्टेड है उस चेन के अंदर, बीट कंप्यूटर्स, बीट टैब्स, या कोई भी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं, दे आर कॉल्ड एज नोड्स। और अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सो द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज सेड टू बी डिसेंट्रलाइज्ड। अब डिसेंट्रलाइज्ड होने का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड होने का मतलब है कि कोई भी एक कंप्यूटर या एक ऑर्गेनाइजेशन चेन को ओन नहीं करती, रादर हम इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम, जहां पर ऑल द नोड्स विच आर कनेक्टेड टू दैट चेन आर involved in that ledger, in that transaction. So nodes can be any kind of electronic devices that maintains the copies of that blockchain, and each node has its own copy of the blockchain. अब कोई भी ट्रांजैक्शन जब अप्रूव होनी है तो ब्लॉक को, सभी नोड्स को उसे अप्रूव करना बहुत जरूरी है, एंड द नेटवर्क मस्ट एल्गोरिथमिकली अप्रूव एनी न्यूली माइंड ब्लॉक फॉर द चेन टू बी अपडेटेड, trusted and verified. No transaction, no change can be made in the block unless it is verified by all the nodes. So एक चेंज अगर कोई करना भी चाहे तो वो कर नहीं पाएगा, और अगर इनकेस गोल्डन माइनिंग करता है सो वो चेंज बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है सभी जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर चेन के अंदर। So since blockchains are transparent, every action in that distributed ledger, जो कि सभी nodes पे distributed है, that can be easily checked and viewed. So each participant is equally involved. It is a decentralized distributed ledger system. सो ब्लॉकचेन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत जगह यूज होती है, और उसी की एक एप्लीकेशन है द वर्किंग ऑफ दीज क्रिप्टो करेंसीज। सो क्रिप्टो करेंसीज इज एन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखेंगे। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड द क्रिप्टो करेंसीज। आई होप द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज क्लियर टू यू। डिसेंट्रलाइज्ड है, सेफ है, सिक्योर है, और बेसिक टर्म्स जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो मैंने आपको बता दी। और इसी के लिए हम लोगों ने जो अभी न्यूज पढ़ी उससे रिलेटेड क्या है हमारे पास कि G7 नेशंस के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने कुछ गाइडलाइंस इंश्योर की हैं फॉर द वर्किंग ऑफ द नेशनल डिजिटल करेंसीज, राइट। Now I move on to the next important news, that is NASA's Perseverance rover। तो अब इस न्यूज के रिगार्डिंग एक छोटी सी चीज है, जो पहले साइंटिफिक एनालिसिस है ऑफ द इमेजेस टेकन बाय नासा's Perseverance rover, जिसने कंफर्म किया है मार्स के जजेरो क्रेटर जो इसकी लैंडिंग साइट थी, जो आज एक ड्राई विंड इरोडेड डिप्रेशन है, दिस वाज वंस अ क्वाइट लेक बेड व्हिच वाज फेड कंटिन्यूअसली बाय स्मॉल रिवर्स फॉर सम almost about 3.7 billion years ago. So images ने ये इंश्योर करा है कि ये एक लेक बेड है जो कि फ्रीक्वेंटली फ्लड होता तो, और आज जो वहाँ पर लार्ज बोल्डर्स देखे जाते हैं दे माइट हैव बीन कैरिड इरोडेड बाय द फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ऑफ दिस लेक बेड, राइट। सो नासा's Perseverance rover, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। ये मिशन सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन अनदर प्लैनेट एक हेलीकॉप्टर ने फ्लाइट भरी थी। तो सो इंजेनिटी द फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स, वो इस मिशन का हिस्सा था। देन देयर वाज मॉक्सी एक्सपेरिमेंट। मॉक्सी एक्सपेरिमेंट में क्या था? जहां पर मार्स के ही कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके
उसके एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बनाई गई, ताकि हम फर्दर जो है ह्यूमंस का स्टे अगर कभी पॉसिबल होगा तो ऑक्सीजन जो है बनाई जा सके। मोर ओवर फ्यूल की तरह पर ऑक्सीजन को जब हम यूज करते हैं, सो इट वुड ईज द जर्नी, राइट। सो मॉक्सी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन। इंजेनिटी की बात अगर हम करें तो वो भी इसी मिशन की बहुत खास बात है। देन इट वाज द फर्स्ट प्लान्ड स्टेप टू ब्रिंग बैक द रॉक सैंपल्स फ्रॉम मार्स, और अब जिन्हें स्टडी किया गया है। सो फर्स्ट एनालिसिस हैव शोन दैट बेसिकली जजेरो क्रेटर, जो आज वहां पे एक ड्राई एरिया है, इट वाज वंस अ लेक, राइट। Then we move on to the next important news, that is about the Lucy mission. इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। So Lucy mission has been launched on 16 of October, और ये रहेगा 12-year quest to explore the 8 asteroids of Jupiter. सो अगर हम जुपिटर की बात करें, जुपिटर के बेसिकली 8 ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को पढ़ने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया है। मैंने आपको तब भी बताया था, लूसी इज नेम्ड आफ्टर 3.2 मिलियन ईयर ओल्ड स्केलेटल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर, जो कि इथियोपिया में मिले थे। सो अब जो लूसी मिशन है 16 अक्टूबर को लॉन्च कर दिया गया है, एंड द स्पेसक्राफ्ट ऑल्सो कैरिड अ डिस्क मेड अप ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए तो डायमंड्स जो है लैब ग्रोन डायमंड्स है, कार्बन बेसिकली जो है वो कैरी किया गया है, राइट। अब जुपिटर्स एस्ट्रॉइड्स की अगर हम बात कर लें तो ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को पड़ेगा, 8 इन नंबर उन्हें पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर अगर हम इस एस्ट्रॉइड्स की बात करें, जुपिटर अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो कुछ एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो इसके आगे है और कुछ पीछे है, तो स्कैटर्ड हैं ये, राइट। सो इन दोनों जो स्कैटर्ड जो स्वॉर्म्स हैं ऑफ ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स, इन दोनों में से हमें जो लूसी है वो 8 एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक करेगा और उन्हें समझने की कोशिश करेगा इन इट्स 12-year लॉन्ग जर्नी। सो सम ऑफ द ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स दे प्रीसीड जुपिटर एंड सम ऑफ देम ट्रेल इट, राइट। अब बात करते हैं हम इसी लूसी के ट्रैवल की। सो लूसी विल स्वूप पास्ट अर्थ नेक्स्ट अक्टूबर एंड देन अगेन इन 2024 टू गेट इनफ ग्रेविटेशनल थ्रस्ट जो मिलेगी टू मेक इट ऑल द वे टू जुपिटर्स ऑर्बिट। Along its way, it will also pass by the Donald-Johnson asteroid between Mars and Jupiter. Most important बात यहाँ पे क्या है लूसी मिशन की, it will gain power through the solar wings. जो large 2 huge solar wings associated है इस लूसी क्राफ्ट के साथ, that will give it the energy to track down the 5 important asteroids. So जो ट्रोजन्स प्रोसीड कर रहे हैं जुपिटर को आगे वाले स्वार्म में हैं, उन 5 को पढ़ेगा इन द लेट 2020s, ठीक। द स्पेसक्राफ्ट विल देन अगेन कम बैक टुवर्ड्स अर्थ, swoop towards the earth for another gravity assist into 2030 and then it will again trail that Trojan, those Trojan asteroids जो कि पीछे हैं जुपिटर के, राइट। अगर हम इस पिक्चर में देखें यहाँ पर, राइट, सो जुपिटर के आगे एक स्वार्म प्रेजेंट है, देन यहाँ पर जो है जुपिटर के पीछे भी एक स्वार्म प्रेजेंट है। सो 5 एस्ट्रॉइड्स जो है वो फ्रंट के स्टडी करेगा फर्स्ट हाफ में 2024 तक, एंड देन इन 2030 तक ये ट्रैक करेगा जो 3 एस्ट्रॉइड्स जुपिटर के पीछे स्वार्म कर रहे हैं, राइट, इस पूरे ग्रुप में है, राइट। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि 2 ह्यूज सोलर विंग्स अटैच्ड हैं जो इसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, राइट। देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज व्हिच टॉक्स अबाउट एक्सपर्ट पैनल क्लियर्स कोवैक्सीन। सो 2 से लेकर 18 साल के बच्चों के ग्रुप के लिए कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया गया है। एक्सपर्ट्स ने इस पैनल को, एक्सपर्ट पैनल ने क्लियर कर दिया है फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स के बाद। सो भारती बायोटेक्स कोविड-19 वैक्सीन दैट इज कोवैक्सीन BBV152 हैज बीन रिकमेंडेड फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल फॉर 2 to 18 year olds. So Covaxin is the country's first indigenous whole virion inactivated vaccine developed by Bharat Biotech in collaboration with ICMR and National Institute of Virology. So ये बेसिक एक फैक्ट है जो आप पहले से जानते हैं, बट अब फिर ध्यान रखेंगे। So अगर इसे ग्लोबली अप्रूवल मिल जाता है तो ग्लोबली ये पहली वैक्सीन बन जाएगी जो कि 2 साल के बच्चों के को भी दी जा सकेगी, राइट। सो कोवैक्सीन हैज गेन द अप्रूवल फॉर यूज फॉर द kids from 2 to 18 years of age, right. Ab in the end we'll discuss some prelims questions regarding this session. So the first question here is,
which of the following statements are correct with respect to Indian Space Association, right? So हमें incorrect statement बतानी है. I'm really sorry, यहाँ पर incorrect statement जो है वो आप बताएंगे. Choose the incorrect statement from the options given below. You have been given 4 options. So अगर आपसे पूछा जाता है Indian Space Association के बारे में, तो you have to rule out which of these is the incorrect statement. Incorrect statement, right? So first statement is Indian Space Association aims to be a forum of space industry in Indian private sector only. So as I told, private sector नहीं, public sector के साथ काम करेगा ये, right? So both the talent and Indian private sector as well as the public sector ये मिलकर काम करेंगे. Space industry on a whole काम करेगी private and public sector में, right? So the first statement here is the incorrect statement और हमें incorrect statement ही बतानी है. नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं. इंडियन स्पेस एसोसिएशन विल बी अ प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज. इट्स फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूड भारती एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, नेल्को, वन वेब, मैप माई इंडिया. सो नन ऑफ दीज. सो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ प्राइवेट सेक्टर फोरम बट इट इन्वॉल्व्स द पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऑल्सो. Right, then we have got another question. The name of landing site for NASA's Perseverance rover, that is Jezero crater. So again a very simple question, right? So मेंस क्वेश्चन में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. यहाँ पे अगर हम आज डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, so उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. What do you mean by CBDC? Discuss in detail the need for CBDCs and the challenges that are faced in rolling out any national digital currency. So I hope you'll be able to write down what is CBDC, CBDC किस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, आप उसे यूटिलाइज करके एंड विद द डाटा आप इस पूरे क्वेश्चन को नीड और चैलेंजेस जो है वो फ्रेम कर सकते हैं. Right? So that's all for this week's current affairs of science and technology. I'll see you next week. Until then, bye.